हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। और ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के पेड मूक से मैंने क्वेश्चन लिया है और ये मेरा तीसरा वीडियो होगा पेड मूक का। तो इससे पहले मैंने 2 आपको ऑलरेडी करा दिया है, तो ज़रूर से उसको भी देखिएगा। तो चलिए आज का सेशन को मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सारे क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कर सकते हो और चूंकि मेरा सारा वीडियो आपका रिकॉर्डेड होता है तो आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन में बोला है यदि x प्लस वाई 90 डिग्री है, साइन x साइन y का रेशियो दे रखा है √3:1। आपसे x और y का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, x और y का मान पूछ रहा है, बताओ रेशियो में। सिंपली आप देखो यहाँ पर x और प्लस वाई आपका 90 डिग्री है और साइन x और साइन y दे रखा है। यानी अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो साइन x और ये साइन y ये दे रखा है कितना, √3/1। अब आपको पता है x प्लस वाई 90 डिग्री दे रखा है, तो आप किसी को भी किसी टर्म में एक टर्म में चेंज कर सकते हो। या x को y में बदल लो या फिर y को x में बदल लो। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूंगा y का वैल्यू मेरा क्या आ जाएगा, 90 माइनस x आ जाएगा। अब आप यहाँ पर y का जगह पुट कर सकते हो। अब आपको ये भी पता होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, या फिर साइन 90 माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। साइन एक्स बाई कॉस एक्स क्या होता है, टेन एक्स होता है। यानी ये क्या आ गया, √3 आ गया। अब आप जानते हो टेन का वैल्यू √3 कितने एंगल पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। यानी x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। अब x का वैल्यू 60 आएगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 90 था तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इसी का अनुपात पूछा था। यानी 60/30 क्या हो जाएगा, 2/1। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर आपसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ ईसी। ईसी का वैल्यू बताना, इसका मान बताना, बताओ। यहाँ पर आप सिंपली सिमिलर ट्रायंगल का प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो। यहाँ पर देखो एडी और डीबी का अनुपात किसके अनुपात के बराबर होगा, एई और ईसी के अनुपात के बराबर होगा। या फिर आप ऐसे भी जानते हो एडी और एबी का अनुपात एई एसी के अनुपात के बराबर होगा। तो फिलहाल आपसे पूछा गया था ईसी, तो आप इसमें डायरेक्ट से पुट कर सकते हो क्योंकि अल्टरनेट साइड के रेशियो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं सिमिलर ट्रायंगल में। तो यहाँ पर एडी क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, डीबी क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 12 हो गया और ये ईसी हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 12 8 96, 96 को 6 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 96/6, यानी क्या हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चले एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला गया, निर्देश में निम्न तालिका एक कार कंपनी द्वारा वर्ष 2012 से 2016 तक उत्पादित कारों की संख्या और प्रत्येक वर्ष में निर्यात की गई कारों को प्रतिशत को दर्शाती है। जैसे कि देख सकते हो हर साल जो कार का मैन्युफैक्चर हो रहा है, ये 2012 में आपका कार का मैन्युफैक्चर इतना हुआ था 9800, यानी 9800 आपका टोटल कार का मैन्युफैक्चर हुआ था, जिसमें से एक्सपोर्ट हुआ था 23% केवल। समझ गए। उसी तरीका से सभी वर्ष का आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा, वर्ष 2016 में निर्यात की गई कारों की संख्या वर्ष 2014 में उत्पादित कारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। अप्रोक्सीमेटली आपसे पूछ रहा है कितना प्रतिशत है। तो देखो 2016 में पहले तो देखो निर्यात कितना हुआ है। तो यहाँ पर 2016 में इतना मैन्युफैक्चर हुआ है और ये इतना निर्यात हुआ है। यानी आप कह सकते हो 17% निर्यात हुआ है मैन्युफैक्चर का। यानी आपका टोटल कितना हो जाएगा, 72 × 17 हो जाएगा। क्लियर। अब 2014 में आपका कितना मैन्युफैक्चर हुआ है, तो 2014 में 7425 हुआ है। तो बस यही तो पूछा था आपका, जितना जितना एक्सपोर्ट हुआ है वो कितना लगभग प्रतिशत है मैन्युफैक्चर का। तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 16 पॉइंट समथिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। आप सिंपली देख सकते हो, पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं, आप 15% नियर तक भी जाओगे, नियर में आप देख सकते हो, बता सकते हो आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। यहाँ पर पूछा गया था एक वितरण का मध्य 75 है और मानक विचलन 30 है, तो विचलन का गुणांक मान क्या होगा। तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन है। यानी आपसे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा है, तो फॉर्मूला क्या होता है, सी भी इक्वल टू एस डी बाई मीन इंटू 100। ये फॉर्मूला में आप पुट कर सकते हो। क्वेश्चन में कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे मीन पूछ ले, चाहे स्टैंडर्ड डिवीजन पूछ ले, या फिर सी भी पूछ ले। तो यहाँ पर कोफिशिएंट वेरिएशन पूछा गया है, तो बस एस डी कितना दे रखा है आपको,
एसिडी दे रखा है 30, यानी 30/75 इंटू 100। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटेंगे 10 बार में, यानी 10 गुना 4 40%। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ये परसेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से आप लोग, आराम से सॉल्व कीजिएगा, एक बार में आंसर आना चाहिए। यहाँ पर देखो 1 - 3/4 है, तो सिंपली आप जानते हो एक में से 3/4 अगर आप घटाओगे यानी 0.75, तो बचेगा क्या 0.25। 0.25 मतलब आप समझते हो 1/4 ही बचेगा, प्लस 6/20। ठीक है, 6/20 है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 3/10 आ जाएगा। अभी तक कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। अब यहाँ पर देखो, आपको पता है यहाँ पर बोर्ड मास आपको ध्यान देना है। पहले तो आप मान लो ये पार्ट आपका एक जगह हो गया, इसमें से भी पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करोगे, फिर उसके बाद ऑफ का यूज़ करना है, याद रखिएगा। और यहाँ पर प्लस माइनस से आपका ब्रेक होता है, ये चीज़ मैं काफ़ी बार बताया हूँ कि सिंप्लीफिकेशन में बस छोटे छोटे चीज़ आपको पता होना चाहिए। और ये पार्ट आपका एक हो गया जिसको आप एक साथ सॉल्व करोगे। अब डिवाइड है, अगर अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा अल्टी पल्टी हो जाएगा, यानी ये गुना करूंगा तो क्या हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, यानी 20/12। 20/12 मतलब मैं काट सकता हूं 2 से, 10/6। क्लियर, प्लस एक में से 1/5। 1/5 मतलब समझते हो 20%, यानी आपका 100% में 20% जाएगा तो कितना बचेगा 80%। 80% मतलब समझ गए 4/5। 4/5 और ये आपका 25/16 है। कैलकुलेशन आपके ऊपर होता है कि आप कैसा सोचते हो। ठीक है, अब ये 5/4 आ गया। अब आपको डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करना, जैसे चाहो जैसे सॉल्व कर सकते हो। तो एलसीएम लेना, एलसीएम ले लो। तो यहाँ पर मैं सिंपली ये करना नहीं है, केवल चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ऐसे आपके भी दिमाग में कैलकुलेशन होना चाहिए। सिंपली यहाँ पर मैं 2 से गुना कर देता हूँ, यहाँ 3 से गुना कर देता हूँ, और यहाँ भी 3 से गुना कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि ये चीज़ समझ में आ जाएगा कि नीचे 12 हो गया, नीचे 12 हो गया। एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा 30, और ये आपका क्या हो जाएगा 30, और यहाँ पर 5 3 15, यानी नीचे क्या हो जाएगा 45/12 हो जाएगा। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? इस तरीके से सोचना है आपको। बस अब 3 से सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। अब ऊपर वाले को भी कुछ ऐसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं 2.5 से गुना कर दूं तो ऊपर भी मुझे 2.5 से गुना करना पड़ेगा ताकि बैलेंस रहे। तो 2.5 गुना 4 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.5 आ जाएगा। यानी सिंपली मैं कह सकता हूँ 5.5/10 आ जाएगा। चूंकि पॉइंट आप एक और हटाओगे, आप पॉइंट एक और हटाओगे तो ये क्या आ जाएगा नीचे एक और जीरो लग जाएगा। बस 5 से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 11/20 हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ऊपर ले जाओ, यानी 100 कितना हो जाएगा 132, और ये 45 और ये 20 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर और थोड़ा कट रहा है तो काट दो। 2 से काटोगे तो कितने बार में कट रहा है 2 से काटना है, या फिर 4 से भी काट सकते हो। ठीक है, 4 से भी कट जाएगा। तो 4 3 12 और 3, और यहाँ से 5, यानी 45 गुना 5 कितना हो जाएगा 175, यानी 33/175। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। मैं एक एक चीज ब्रेक करके बता दिया हूँ आपको, जहां तक समझ आए आप वहीं से डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। एक डिब्बा में 4 और 1 के अनुपात में दूध और पानी का मिश्रण है। जब 15 लीटर मिश्रण को निकाल कर उसमें समान मात्रा में पानी भरा जाता है, तब अनुपात 17 और 8 का हो जाता है। तो इसकी कुल क्षमता क्या है, यानी व्हाट इज द टोटल मिक्सचर इट कैन होल्ड। तो देखो सबसे पहले तो डिब्बा में 4 और 1 के अनुपात में पानी है। 15 लीटर मिश्रण को निकाल कर उसमें समान मात्रा में पानी भरा जाता है। अब मेरी बात को समझना, ये मिल्क हो गया, ये वाटर हो गया। आपको पता है कॉन्सेप्ट में मिक्सचर का, जिस भी अनुपात में दूध और पानी रहेगा, आप कितना भी कुछ भी निकालो वो उसी अनुपात में निकलेगा और उसी अनुपात में रहेगा भी। समझ गए? यानी अगर 15 लीटर मिश्रण को अगर निकाल कर पानी ऐड किया गया है, तो इसका मतलब जब निकाला गया होगा तो फिर भी उस मिक्सचर में दूध और पानी का अनुपात क्या रहेगा 4 और 1 के अनुपात में ही रहेगा। अभी ये चीज मैंने समझाया कि जितना भी आप मिक्सचर निकालो वो उसी अनुपात में निकलेगा जिस अनुपात में था, और उसी अनुपात में रहेगा जिस अनुपात में वो पहले से था। समझे? तो बस यानी 4 और 1 के अनुपात में आपका रहेगा, जिसमें से आपका क्या बोला गया था समान मात्रा का पानी भरा जाता है। तो इसका मतलब समझ आ रहा, पानी आप ऐड कर रहे हो, यानी पानी के साथ आप छेड़छाड़ कर रहे हो, यानी मिल्क तो आपका सेम ही रहना चाहिए। तो आपका हो क्या रहा है 17 और 8 हो जा रहा है, 17 और 8 हो जा रहा है। अब आपसे पूछा था बताओ उसकी कुल क्षमता क्या है, तो मैंने वही चीज बताया, यानी वाटर का आप ऐड कियो, मिल्क तो आप ऐड नहीं कियो। तो पहले अगर 4 रेशियो था, अभी आपका 17 रेशियो है। क्यों? इसको तो बराबर करना पड़ेगा।
तो यहाँ पर बराबर करने के लिए हम 17 से गुना कर देते हैं दोनों साइड, और यहाँ पर 4 से गुना कर देते हैं। बात समझे? तो यहाँ पर मेरा क्या आ जाएगा, 17 चौके 68 आ जाएगा, और ये 17 एकम 17 आ जाएगा। यहाँ पर भी 17 चौके 68 आ जाएगा, और 8 चौके 32 आ जाएगा। क्योंकि अब देखो मिल्क मेरा दोनों जगह बराबर है। अब आप देख सकते हो, यानी 17 से 32 हो गया, 17 से 32 हो गया। इसका मतलब ये कितना बढ़ रहा है, यहाँ पास आपका, यहाँ पर कितना बढ़ गया, यहाँ पर आपका बढ़ रहा है 15 ही बढ़ रहा है। समझिएगा, 15 ही बढ़ रहा है। यानी आप कह सकते हो 15 रेशियो जो बढ़ा है वो किसके बराबर होगा, 15 लीटर दूध के बराबर होगा, क्योंकि समान मात्रा में आपका पानी अच्छा ठीक है ना, पानी तो है, तो समान मात्रा में पानी भर जाता है, यानी 15 रेशियो 15 के बराबर होगा, तो एक का मतलब एक होगा। तो आपसे सिंपली पूछा था इसका कुल क्षमता बताओ कितना होगा, तो कुल क्षमता क्या हो जाएगा, आप ही बता दो। तो कुल क्षमता इसका, ये आपका कुल क्षमता यहाँ पर देखो, ये वाला फाइनल होगा, क्योंकि ये इनिशियल था 15 लीटर निकलने के बाद का था, और ये आपका आफ्टर है, क्योंकि आपसे टोटल क्षमता पूछा। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10 और 6 3 9 10, यानी 100 लीटर का कैपेसिटी है। क्लियर? क्योंकि आप यहां पर करोगे तो ये कितना आएगा, 85 आएगा, क्योंकि 85 15 लीटर निकालने के बाद का था। समझे? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप ऐसे सिंपली डील कर सकते थे, या फिर आप एलिगेशन मेथड भी लगा सकते, तो आपके ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला डेटा इंटरप्रिटेशन में, निम्न सरणी कंपनी ए बी सी डी और ई द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या दर्शाती है, या प्रत्येक कंपनी द्वारा निर्मित कार और बाइक का अनुपात B1 और B2 प्रकार की बाइक का अनुपात C1 और C2 प्रकार के कारों का अनुपात भी दर्शाती है। अब जैसे कि मैं अगर आपको टेबल समझाऊं तो देखो क्या बोल रहा है, यहाँ पर टोटल 5 कंपनी है, पांचों कंपनी आपके कार और बाइक दोनों बनाते हैं, ठीक है। जिसमें से अगर कंपनी 1 की बात करें तो ये 16,000 वाहन बनाती है, जिसमें से बाइक और कार है, और बाइक और कार का अनुपात दे रखा है 3 और 5 के अनुपात में बनाती है। यानी 16,000 में बाइक और कार का अनुपात दे रखा है 3 और 5 का। अब बाइक में भी आपका दो प्रकार के बाइक है, B1 B2, जो कि आपको दे रखा अनुपात इसका भी, और कार का भी वैसे ही है, C1 और C2, दो प्रकार का कार भी बन रही है। क्लियर? यानी फाइनली अगर मैं घुमा फिरा के बात करूं तो अगर बोला क्या गया इसमें, सिंपली 16,000 में टोटल आपके 4 टाइप के गाड़ी बन रहे हैं, 2 ठो बाइक B1 B2 टाइप के, और 2 ठो कार C1 और C2 टाइप के। क्लियर? अब आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। देख सकते हो क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपनियां ए बी और डी द्वारा निर्मित कारों C2 का औसत क्या होगा। यानी 3 कंपनी का आपसे औसत पूछ रहा है, किसका कौन से कार का, C2 कार का। ध्यान दीजिएगा, C2 कार की बात कर रहा है, तो कंपनी ए की पूछ रहा है, यहाँ पर बी हो गया, और ये डी कंपनी हो गया। अब आप जानते हो अगर 16,000 कार अगर आपका कंपनी ए बना रहा है, जिसमें से कार 3 और 5 के अनुपात में है, तो 3 और 5 मतलब 8 रेशियो, 8 रेशियो मतलब 16,000, एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2,000। यानी आप कह सकते हो कि 10,000 कार आपका बनाए जा रहे हैं कंपनी ए में। अब ये 10,000 में भी आपको पता है 2 टाइप का कार है, C1 और C2 का अनुपात में दे रखा है, तो आपसे C2 का पूछा था, तो यानी मैं कह सकता हूं 3 और 2 5 रेशियो, 5 रेशियो मतलब 10,000, यानी एक रेशियो का मतलब 2,000, तो 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। यहाँ पर सिंपली आप लिख लो 4,000 कार बना था कंपनी ए के द्वारा। फिर उसी तरीके से बी का भी, अब आपको डायरेक्ट जल्दी निकाल लेना, तो बी में कितना है, 18,000, 18,000 में 3 और 3 के अनुपात में कार और बाइक है, यानी आधा आधा है, यानी 9,000 कार हो गया। अब यहाँ पर भी देखो 6 और 3 के अनुपात में कार 1 और कार 2 है, तो 6 3 9, यानी एक रेशियो का मतलब 1,000, तो 3 रेशियो का मतलब क्या हो जाएगा, 3,000। अब उसी तरीके से डी कंपनी की बात करते हैं, तो डी कंपनी में टोटल 14,000 है, 14,000 में 4 और 3 के अनुपात में है, यानी 4 3 7 रेशियो, 7 रेशियो मतलब 14, तो एक का मतलब 2, तो 3 2 6,000, यानी 6,000 कार में फिर 3 और 3 के अनुपात में कार 1 और कार 2 है, तो 6,000 में दोनों आधा आधा कार है, यानी यहाँ पर भी आपका 3,000 हो गया। तो 4 3 7 3 10, यानी टोटल कितने हो गए, 10,000 कार हो गए। इसी का औसत पूछा था, यानी 3 से भाग दे देंगे, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा, मैंने एक एक चीज आपको बता दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर बोला था 42 लोगों की एक पार्टी में महिलाओं की संख्या बच्चों की संख्या को दुगुनी है, एवं बच्चों की संख्या पुरुष से दुगुनी है, उनमें से प्रत्येक की संख्या ज्ञात करें। तो सिंपली बता सकते हो टोटल अगर 42 लोग पार्टी में आपके हैं, जिसमें से आपको सब कंडीशन दे रखा है, महिलाओं की संख्या बच्चों की संख्या की दुगुनी है, एवं बच्चों की संख्या पुरुष से दुगुनी है, तो ये आप जैसे भी बना सकते हो, ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया, और ये चिल्ड्रेन हो गया, सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो यहाँ पर ऑप्शन का भी आप हेल्प ले सकते हो। टोटल अगर 42 लोग हैं
पार्टी में, तो आप जोड़ सकते हो 10 और 5 कितना 15। अब 15 और 24 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। यानी ये आंसर तो कभी हो नहीं सकता क्योंकि पार्टी में तो 42 लोग हैं। 12 6 18, 18 और 22 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, यानी ये भी आंसर नहीं हो सकता। 10 और 5 15, 15 और 20 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता आंसर। यानी इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी हो सकता है क्योंकि 12 6 18 और 18 24 42। तो ऐसे भी होता है कुछ कुछ आंसर जो आप बिना ये सब को किए बना सकते हो। बाद बाकी तो आप डिपेंडेंट है तो आप किसी को भी बना सकते हो, रेशियो आप इजिली फाइंड कर सकते हो। क्लियर। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, मोहन ने 2.5 लाख रुपए में एक कार खरीदी और 3,48,000 रुपए में बेच दी, उसमें से उसका कितना लाभ प्रतिशत हुआ, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 2.5 लाख रुपए में कार खरीदकर 3,48,000 में बेच दिया गया, आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा गया। तो सिंपली 3 जीरो आप यहाँ से भी हटा सकते हो, 3 जीरो यहाँ से भी हटा सकते हो, ताकि कैलकुलेशन आपका बैलेंस रहे, सिंपल रहे। यानी आप सिंपली समझ सकते हो 250 रुपए का चीज को 348 रुपए में बेचा गया है, तो प्रॉफिट कितना रुपए का हुआ है 98 रुपए का। किस में काउंट करोगे, क्रय मूल्य में काउंट करते हैं हम लोग हमेशा, यानी सीपी में हम लोग प्रॉफिट और लॉस को काउंट करते हैं। तो सॉल्व करो, 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 10 बार में, यानी 8 चौके 32 और 3 9 36 और 3 39, यानी 39.2% का लाभ हुआ है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, देखो ये पूरा एक कंप्लीट सेट है, तो ऐसा मत सोचना है कि सारे क्वेश्चन आपके सिंपल सिंपल है तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैं बार बार बता चुका हूं कि आपके एग्जाम में जैसा भी पेपर बनेगा, ऐसा मत सोचना सारे क्वेश्चन आपके मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो एक क्वेश्चन का एक तरीका ही होता है कि एग्जामिनर उसमें से कुछ क्वेश्चन आपको वो ईजी रखेगा, कुछ क्वेश्चन को वो मॉडरेट रखेगा और कुछ ही क्वेश्चन को वो डिफिकल्ट तक पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट रहेगा। तो ये बात दिमाग से हमेशा निकाल दीजिए कि क्वेश्चन सारे डिफिकल्ट लेवल के आएंगे। तो जितने भी सेट आपके तैयार किए जाते हैं तो इसी चीज को नजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं कि कुछ लोग बनाए सारे क्वेश्चन को। बात समझ रहे हो। तो बस क्योंकि आप देखोगे तो प्रीवियस पेपर का रिसेंट में आप किसी भी एग्जाम को उठा के देख लेना, सारे क्वेश्चन कभी भी मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल के नहीं होते हैं। ऐसा अगर होगा तो फिर कोई क्वेश्चन मतलब कुछ स्टूडेंट जो होते हैं बिलो द एवरेज वो तो कुछ बना ही नहीं पाएंगे, तो फिर क्या होगा फायदा। इसीलिए वो कुछ ये सब चीज को नजर रखते हुए तैयार करते हैं क्वेश्चन पेपर। ठीक है, फिलहाल इसको आप ट्राई कर सकते हो। यदि एक घन का आयतन 4,913 घन सेंटीमीटर है तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, यानी सरफेस एरिया पूछ रहा है। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आप अपना स्मार्टनेस लगा सकते हो। मैं यही चीज़ बताता हूँ कि बनाने को आप कुछ भी बना सकते हो। मैं आपके साथ वो भी चीज़ शेयर करता हूँ जो मैं चीज़ को ऑब्जर्व करता हूँ। आप चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर आपसे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, यानी कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब समझते हो 6a² आपसे पूछना चाह रहा है। अब आप जानते हो कोई भी ऑप्शन मेरा होगा तो वो 6 के मल्टीपल में ही होगा, कोई भी मेरा आंसर होगा तो 6 के मल्टीपल में ही होगा। तो बस आप यहाँ पर इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर सकते हो कि 6 के मल्टीपल में कौन है मेरा। ये कभी 6 का मल्टीपल में होगा नहीं 289, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, जो नंबर 2 और 3 से डिवाइड हो जाए वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। समझे। अब यहाँ पर देखोगे 1156, तो देखो 6 5 11 11 12 13, यानी ये भी नंबर आपका 6 से डिवाइड नहीं हो सकता। ये नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है, ये भी नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है। अब यहाँ पर आके फंस गए आप। अब बताओ, अब आप ये जो आप वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम देख के आपको समझ नहीं आ रहा सरफेस एरिया कितना हो सकता है। इतना छोटा तो सरफेस एरिया नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए, और जो कि सही भी है क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम मेरा क्या होता है ए क्यूब का वैल्यू दे रखा है, यानी ये 17 का क्यूब आपको ऑलरेडी दे रखा है। 17 का क्यूब क्या होता है, तो 17 गुना यहाँ पर a², यानी आपका मैं कर सकता हूँ 289 इंटू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो बस ये सब चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम है तो इतना छोटा सरफेस एरिया कैसे हो सकता है, क्योंकि 6 का तो खुद मल्टीपल है। समझे। बस इस तरीका से आप ट्राई कर सकते हो। मेंसुरेशन में या फिर प्रॉफिट लॉस में बहुत चीज होता है जो जहां पर आप चीजें समझ के आप बहुत जल्दी बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 है और वर्षों की संख्या वार्षिक दर के समान है, ब्याज का वार्षिक दर क्या है। तो बता दो। आपको बोला है कि रेट और ईयर दोनों सेम है। आप सिंपली समझ सकते हो एक्स एक्स मान सकते हो या फिर आर आर मान सकते हो, जैसा आप समझ सकते हो वैसा मान सकते हो। अब आपको पता है कि अगर मेरा ब्याज 1/9 है प्रिंसिपल का, 1/9 है प्रिंसिपल का, यानी ये कितना परसेंट है 100/9% है। यानी यही तो आपको पता चल गया R² का वैल्यू 100/9 है।
या फिर आर स्क्वायर मतलब समझे, यानी आपका रेट हो गया और एक टाइम हो गया। चूंकि क्वेश्चन में पहले से बोल रखा है रेट और टाइम दोनों इक्वल है, इसलिए मैंने आर स्क्वायर मान लिया, या फिर आप समझने के लिए टी स्क्वायर भी मान सकते हो। तो बस ये हो गया 100/9। आर का वैल्यू निकालो या फिर टी का वैल्यू निकालो, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ब्याज दर पूछा है तो क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर टी। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हो। 600 मीटर लंबी ट्रेन 1200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पुरुष को 24 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात कीजिए कि प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन का कितना समय लगेगा। अब चूंकि पता है यहाँ पर कोई भी अगर कोई लंबा ट्रेन है किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, अब वो चाहे व्यक्ति कोई पुल पर खड़ा हो या फिर कोई प्लेटफॉर्म पर खड़ा हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ट्रेन उस व्यक्ति को पार कर रहा है। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा वो केवल और केवल क्या होगा, ट्रेन का लंबा ही कहलाएगा। ये सब आप समझते हो ना। तो बस आप यहाँ से ट्रेन का स्पीड निकाल सकते हो। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस आपको पता है ट्रेन का लंबा ही कहलाएगा मेरा 60 मतलब 600/24, क्योंकि आदमी को 24 सेकंड में पार कर रहा है। तो बस आप सॉल्व कर सकते हो। 12 से काटोगे तो 5 और 0, और 12 से काटोगे 2, यानी 25 आ गया। यानी स्पीड निकल के आ गया 25 मीटर पर सेकंड। अब आपसे पूछा था प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। अब आप जानते हो प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो डिस्टेंस मेरा क्या कहलाएगा, प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई। आप ये चीज को रियल लाइफ में भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो। आप चीज समझना कभी भी कि ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा तो पूरा कंप्लीट पार करने में कितना डिस्टेंस होगा। एक पूरा देखना, लास्ट का जो एंड पॉइंट होता है उस ट्रेन का उस प्लेटफॉर्म के स्टार्टिंग पॉइंट से आपको मिल जाएगा, तो दोनों चीज ऐड हो जाता है, इसलिए ऐड होता है। ऐसे हम लोग कुछ और कुछ नहीं समझते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस आप सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है ट्रेन का स्पीड 25 है, और ये 600 मीटर का लंबी ट्रेन है, और ये 1200 मीटर का एक प्लेटफॉर्म है, यानी 12 6 18 हो जाएगा। ये 1800 हो जा रहा। कितने समय में पार करना, यही आपसे क्वेश्चन पूछा था, यानी टी। यानी 25 से मैं काट सकता हूँ, यानी 25। देखो ये सब चीज समझने का चीज होता है। 1800 से अगर आप 25 को डिवाइड करोगे तो आप देखोगे पहले 25 सत्ते 175 करोगे, फिर 5 और 2 25 करोगे। ये चीज ऐसे देखना है, आपको ऑब्जर्व करना है कि 18 गुना 100 तो हो सकता है ना, क्योंकि 18 गुना 100, 25 को आप इससे बहुत आसानी से काट सकते हो। यही चीज माइंड में होना चाहिए कि 18 गुना 4 72। समझे मेरी बात को। अगर आप 25 को अगर आप काटने जाओगे ना 1800 को, तो आपके दिमाग में स्ट्राइक उतना जल्दी नहीं करेगा, क्योंकि आप करोगे 25 गुना 7 175 होगा, फिर 5 बचेगा 0, यानी 5 और 25 2 50 होगा, ऐसे करके होगा। मगर यही चीज को जब आप ब्रेक कर दोगे कि 18 गुना 100 है, और 100 को तो 25 4 बार में काटता है नहीं, 18 चौके 72, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। समझे, ये सब तरीका होता है। जल्दी जल्दी आप एक एक पॉइंट, एक एक सेकंड, 2 2 सेकंड से आप बहुत जल्दी आगे किसी से निकल सकते हो। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो। नम्न अपनी मासिक आय का 50% घर में सामान पर खर्चा करता है और अपनी मासिक आय का 20% कपड़े खरीदने पर खर्च करता है। अपनी मासिक आय का 5% दवाइयों पर और शेष 11,250 रुपये राशि जमा करता है। नम्न की मासिक आय कितनी है। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है, या तो वो पूरा अपना टोटल इनकम में ही इन्वेस्टमेंट दिखा देता है, या फिर वो जो टोटल इनकम में वो बचे बचे में इन्वेस्टमेंट करता है। तो यहाँ पर तो आपको दिख गया कि टोटल इसका जो टोटल इनकम था वो उसी में से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, यानी 50% घर में कर दिया, 20% कपड़े खरीदने में कर दिया, और 5% दवाई में खर्च कर दिया। तो टोटल कितना खर्च कर दिया, 50 20 और 5 75, यानी बचा उसके पास कितना, उसका इनकम का 25%। यही 25% 11,250 के बराबर है, तो 11250। आपसे सिंपली पूछा था उसका मासिक आय क्या होगा। कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमाने के लिए ईयरली दे देता है, जहां पर लोग ईयरली ना पढ़ के उसको मतलब मंथली में डील करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर थोड़ा थोड़ा गलती हो जाता है, वो चीज़ ही नहीं समझ पाते, उनको ऑप्शन ही नहीं मिलता है। समझे मैं बात को। तो जरूर से ये सब चीज़ को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो 25% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 11,250 हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 100 से आप 100% का वैल्यू चाहिए तो 4 गुना कर दो, तो 4 गुना यहाँ भी आप कर सकते हो। तो 4 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो 4 गुना करोगे तो सबसे पहले देखो 11 गुना 4, यानी ये आपका क्या हो जाएगा, 44,000 तो होगा ही होगा। और 250 गुना 4 कितना हो जाएगा, 1,000, यानी ये क्या हो जाएगा इसका इनकम 45,000, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको आप लोग जल्दी से इसको ट्राई कर सकते हो आप लोग। यहां पर क्या बोला है कि माना 3 पूर्णांक इस प्रकार है कि पहला पूर्णांक दूसरे पूर्णांक का आधा है और उनका योग 6 है। यदि तीनों पूर्णांकों का गुणनफल 128 है तब तीसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। चलो ट्राई कर लो जल्दी से। सिंपल सिंपल अर्थमेटिक का क्वेश्चन है। यहां पर क्या बोला है, माना 3 पूर्णांक इस प्रकार है, यानी टोटल 3 नंबर है। अब कंडीशन में क्या दे रहा है, पहला पूर्णांक
दूसरे पूर्णांक का आधा है। अब देखो ये 3 नंबर में मान लेता हूँ 1 2 3, 3 नंबर मान रहा हूँ 1 2 3। पहला पूर्णांक दूसरे पूर्णांक का आधा है। अगर सपोज दैट ये अगर 2 है तो ये पहला क्या उसका आधा है। क्लियर। और दोनों का योग दे रखा था 6 के बराबर। अब आप ऐसे भी ये चीज मैं केवल इतना बच्चों की तरह समझा दे रहा हूं, क्योंकि अगर आपको पता चल गया अगर योग 6 है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 और 2 नंबर होगा वो, यानी ये नंबर 4 है और ये नंबर 2 है क्योंकि उसका आधा है ना। क्लियर। अब यदि तीनों पूर्णांक का गुणनफल 128 है, अब आप सिंपली समझ सकते हो अगर ये नंबर 2 है ये नंबर 4 है तो आप x यहां पर मान सकते हो, यानी तीनों का गुणनफल दे रखा है, यानी 4 गुना 2 8 हो गया, 8x इक्वल टू 128 दे रखा है। 8 से काट सकते हो, कितने बार में काटोगे 8 और यहाँ पर 6 यानी 16 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू 16 आ गया। तो तीसरा पूर्णांक 16, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको भी ट्राई कर सकते हो जल्दी से। x का मान आपको बताना है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये 32 के पावर में 8 है। हमको पता है कि 2 के पावर में कुछ तो नहीं पता, मगर इतना जरूर पता है कि 2 के पावर में 5 क्या होता है, 32 होता है। समझे, 2 के पावर में 5 क्या होता है, 32 होता है। उसी तरीके से 2 के पावर में अगर आप डबल करोगे तो 32 का भी डबल कर देना, यानी स्क्वायर कर देना, 1024 होता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो जल्दी जल्दी करने का है। 2 के पावर में 5, अब आपको पता है पावर में यहाँ पर आपका 8 है तो पावर का क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी 2 के पावर में ये घुमा फिरा के 40 आपको दे रखा है। उसी तरीका से 256 है। अब आपको मैंने बताया 2 के पावर में 5 32 होता है। 32 का आप डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 64। 64 का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 128। 128 का डबल करोगे तो 256, यानी 5 टाइम्स तो ये 6 7 8 टाइम्स, 8 टाइम्स समझ आ गया। यानी 2 के पावर में 8 और 8 गुना 5 40 हो जाएगा गुना। उसी तरीके से अब देखो 1024 है तो वही चीज मैंने बताया, 2 के पावर में 5 आपका 32 होता है तो 32 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर भी इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 हो जाएगा। यानी मैं फाइनली लिख सकता हूँ 2 के पावर में 10 और 10 गुना 3 30, यानी 2 के पावर में 30। आप जानते हो बेस आपका सेम है तो सभी का जो पावर होगा सब ऐड हो जाएगा, यानी 40 40 कितना हो जाएगा 80 और 80 और 30 110। मैं यही चीज को बस हटा के सब लिख देता हूँ, यानी 2 के पावर में 110, तो 2 के पावर में 110 हो गया यहाँ पर। और चूंकि आप जानते हो यहाँ पर भी आपको दे रखा है 3x माइनस 10 दे रखा है। अब जब आप जानते हो दोनों का अगर बेस अगर सेम है तो आप पावर को इक्वेट कर सकते हो, यानी 110, ये 10 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 3x, यानी 3 से काटोगे 40, यानी x का ही केवल आपसे वैल्यू पूछा था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हो आप सिंपली। अब यहाँ पर क्या बोला है, x प्लस 1/x आपको दे रखा है और इतना का वैल्यू पूछा है, तो आप इसको जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। बेसिक से भी बना सकते हो या फिर आप छोटा सा फॉर्मूला है आप उसको भी बना सकते हो। क्योंकि देखो ये तो आप बेसिक से बना लोगे, मगर जब वैल्यू थोड़ा सा अटपटट टाइप के होते हैं तो वहाँ पर आपका फॉर्मूला बहुत हेल्प करता है। बात समझ रहे हो। तो बस फिलहाल आप जैसे भी बना सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है, छोटा सा एन स्क्वायर, प्लस है तो माइनस करते हैं हम लोग क्योंकि स्क्वायर में जाना है, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब आप n का जगह जानते हो, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। आप ये मेरा वीडियो अलजेब्रा वाला वीडियो देख लीजिएगा, वहां पर हर एक चीज मैंने बता रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिलहाल एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बोला यू और भी ने क्रमश 1,84,000 रुपए और 2,24,000 रुपए का निवेश करके एक बिजनेस शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ में यू का हिस्सा 20,700 रुपए है तो उनके द्वारा अर्जित कुल लाभ कितना होगा, बताओ। अब आपको पता है पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ तो आप जानते हो जो भी व्यक्ति जितना भी इन्वेस्टमेंट करता है, जितने भी समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, वो उसी अनुपात में उन लोगों के बीच में प्रॉफिट भी बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको दे रखा है क्वेश्चन में ही पहले से कि 1,84,000 इन्वेस्टमेंट कर रहा है यू के द्वारा और भी के द्वारा 2,24,000 इन्वेस्टमेंट हो रहा है। समय का कोई बात नहीं किया गया, ठीक है। फिलहाल समय के वर्ष के अंत में बात कर रहे हैं, यानी समय दोनों लोगों के लिए इक्वल है, इक्वल है दोनों के लिए। तो आप इस यहाँ पर समय अगर आपको नहीं भी दिया होता तो भी आप समझते कि दोनों का समय बराबर है, यानी अब उसका जो प्रॉफिट बटेगा वो उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बटेगा, मतलब जो जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उसी अनुपात में उन लोगों को प्रॉफिट भी बटेंगे। अब देखो कैलकुलेशन को ईजी बनाना है तो 3 जीरो आप यहाँ से भी खत्म कर सकते हो और 3 जीरो यहाँ से भी खत्म कर सकते हो, यानी आप सिंपली इस चीज को समझ सकते हो 184 और ये 224 आपका इन्वेस्टमेंट क्या है। अब आप जानते हो कि इसी प्रॉफिट में पैसे बटेंगे उन लोगों के बीच में। अब इसको और छोटा कैलकुलेशन कर सकते हो आप, और छोटा कैलकुलेशन के लिए क्या कर सकते हैं, 4 से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों जगह, तो 4 से करेंगे तो 4 चक्के 16 और ये 46 हो जाएगा, यहाँ पर 4 5 20 और ये 56 हो जाएगा। अभी और कट रहा है, यानी ये आपका क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 28, यानी 23 और 28 के अनुपात में उन लोगों के बीच में पैसे बटेंगे। मैं इसको हटाता हूँ एक बार, 23 और 28 याद कीजिएगा, यानी ये हो गया u, ये हो गया v, यानी ये 23 और ये 28, तो इसी अनुपात में पैसे बटेंगे। आपको u का दे रखा है, u को कितने रुपए मिल रहा है, 20,700 रुपये मिल रहा है। कितना गुना मिल रहा है पैसा, आप इसको देख लो, तो ये मिल रहा है आपको 900 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, 900 टाइम्स ज़्यादा मिल रहा है। तो आपसे पूछा था अर्जित कुल लाभ, तो उसका भी कुल लाभ यानी टोटल का आप 900 गुना ज़्यादा कर दो, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 8 3 11 रेशियो और 2 2 4 5 रेशियो, यानी 900 से गुना कर दो, यही टोटल लाभ होगा। तो 0 0 रहेगा, 9 और 9 5 45, यानी 45,900 टोटल आपका प्रॉफिट हुआ था, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्लियर। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो जल्दी से। यदि एक कार्य को 96 लड़के या 36 पुरुष द्वारा 20 दिनों में पूरा किया जाता है, तो 8 लड़कों और 12 पुरुष द्वारा उस कार्य को करने में कितने दिन की आवश्यकता होगी, बता दो जल्दी से। अब आपको पता है 96 लड़के या फिर 36 पुरुष या फिर और कुछ नहीं है ना, ठीक है, 2 लोगों की बात कर रही है, यानी 96 लड़के 36 पुरुष के बराबर है, 96 लड़के 36 पुरुष के बराबर। अब आप इसको जैसे भी डील कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं देख रहा हूँ 96 लड़के, 6 से काटूंगा कितने बार में कट जाएगा, 16 बॉयज और ये 36 मतलब 6 मैन हो जाएगा, क्योंकि दोनों तो 20 दिन में ही काम कर रहे हैं, तो दिन तो ऐसे ही कट जाएगा, यानी 16 बॉयज 6 मैन के बराबर है। या फिर आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 8 लड़के 3 मैन के बराबर है। अब आप यहाँ पर टोटल वर्क निकाल सकते हो, या फिर आप M1 D1 डायरेक्ट आप निकाल सकते हो, आपके ऊपर है। अब आप यहाँ पर जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। मैं देख रहा हूँ कि 8 बॉयज 3 मैन से बराबर है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि 8 लड़के और 12 पुरुष अब मिलकर अगर आप काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे। तो देखो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं मेन में चेंज करके बनाता हूँ, तो मेन में मैं चेंज कर ले रहा हूँ सिंपली, मैं टोटल वर्क नहीं निकाल रहा हूँ, M1 D1 डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ। आपको पता 36 पुरुष यानी 36 मैन 20 दिन में काम कर लेंगे, यानी M1 D1 लिख लिया मैंने। अब यहाँ पर 8 लड़के और 12 पुरुष है। 8 लड़के कितने मैन के बराबर है, 3 मैन के बराबर है, यानी 8 लड़के की जगह मैं 3 मैन लिख सकता हूँ, यानी 12 पुरुष यहाँ हो गया, 3 पुरुष यहाँ हो गया, यानी 15 पुरुष हो गए। यही 15 पुरुष x दिन में काम को खत्म करेंगे, यही सॉल्व करना है। तो कितना सॉल्व कर सकते हो, 5 से काटोगे 3 बार में, ये 4 बार में कट जाएगा, 3 से काटोगे ये कितना 12 बार में कट जाएगा, यानी 12 चौके 48, यानी आपके टोटल 48 दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। एक क्वेश्चन ये सिंपली से पूछा गया था, इसका मान आपको बताना था। 8100 का 75%, 75% आप समझते हो 3/4 होता है। अब 64%, 64% मतलब अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहोगे तो कितना हो जाएगा, 4 से काटोगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, और 4 4 गुना 25 100 हो जाएगा, यानी आप इसको ऐसा इसी को केवल सॉल्व कर लो। तो यहाँ पर देखो 25 गुना 4 100 होके ये 2 जीरो काट देगा, यानी आप सॉल्व कर सकते हो, यानी 16 गुना 3 48, 48 गुना 81। अब आप यूनिट डिजिट का हेल्प लोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा 818, यानी यूनिट डिजिट में 8 आपका होना चाहिए, जो कि केवल ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। एक क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हो, बोट एंड स्ट्रीम से है। एक नाव नदी में धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 4 घंटा और धारा के प्रतिकूल 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 3 घंटा लेता है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में नदी का धारा की गति ज्ञात करें। अब आपको क्या बोल रहा है कि डाउन स्ट्रीम में जा रहा है अगर कोई नाव 20 किलोमीटर, तो उसको 4 घंटे का समय लगता है। तो यानी स्पीड आप निकाल सकते हो डाउन स्ट्रीम स्पीड का। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ध्यान दीजिएगा ये डीएस निकाल रहा है, यानी डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो कितना चल रहा था, 20 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई टाइम, यानी 20/4, यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया डाउन स्ट्रीम स्पीड। उसी तरीका से अप स्ट्रीम स्पीड, यानी धारा के विरुद्ध में 9 किलोमीटर का दूरी तय करने में 3 घंटा लग रहा है, यानी यहाँ पर स्पीड क्या हो जाएगा 9/3, यानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये आवर होगा। आपसे सिंपली पूछा था कि धारा का गति बताओ, ठीक है, रिवर का स्पीड पूछा था। आप जानते हो डाउन स्ट्रीम स्पीड में होता है क्या, जनरली x प्लस वाई, यानी बोट का स्पीड भी ऐड होता है और साथ में आपका धारा का स्पीड भी ऐड होता है। और यहाँ पर क्या होता है, धारा बोट का और धारा का स्पीड दोनों का क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो बस आपसे पूछा गया था धारा का गति, तो सिंपली हम लोग डायरेक्ट जानते हैं धारा का गति पूछ रहा है तो दोनों का डिफरेंस को 2 से भाग दे देंगे, यानी 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 का 2 से भाग दे देंगे तो 1, यानी करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। अगर बोट का स्पीड पूछता है तो दोनों का स्पीड को ऐड करके 2 से भाग दे देते हैं, यानी 4 आता, क्योंकि आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यानी 1 और 4 आएगा, 4 1 5 हो गया, 4 से 1 जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए
ये सब का ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, बोट स्ट्रीम सब आपको मिल जाएगा चैप्टर वाइज आपको वीडियो। टीसीएस वाली मैंने एक चैप्टर वाइज एक सीरीज बहुत पहले दिया था, आप लोग उसको जरूर से देख सकते हो, आपको सब कुछ बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है। हालांकि आप ये मत सोचना कि वो ओल्ड वीडियो ओल्ड इज गोल्ड होता है, वो चीज़ आप समझोगे तभी आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई कर सकते हो। एक छोटा सा अलजेब्रा का क्वेश्चन है जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। यहाँ पर देखो, ये आपको इतना का वैल्यू बताना है, ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6x दे रखा है। अगर मैं यहाँ पर सिंपली अगर आप देख रहे हो, अगर यहाँ पर मैं पहले वाले ये आपको दे रखा था एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 6x। अब देखो मेरे बात को सुनना आप लोग, मैं आपको इसलिए जो सीजीएल का प्रीवियस पेपर या मैं फिर सीएचएसएल का प्रीवियस पेपर, मैं जितने भी आपको कराता था प्रीवियस पेपर में यही बार बार बोलता था कि देखो एनटीपीसी का अगर आप तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो तो प्रीवियस पेपर तो आप करोगे ही करोगे उस एग्जाम का, मगर साथ में एसएससी के एग्जाम का भी प्रीवियस पेपर को आप सॉल्व करते रहो, ताकि आपको पैटर्न समझ आएगा कि आजकल के एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। और चूंकि आपको पता है एसएससी बैंक को फॉलो करता है और रेलवे आपका एसएससी को फॉलो करता है, तो इसलिए आप जब लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन के प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद ही समझ आएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अब जो लोग मेरे एसएससी का सीरीज भी फॉलो करते थे, अब सीजीएल सीएचएसएल जो भी कराता था मैं, एमटीएस जो भी, तो अब ये सब क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर पाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अभी तक आपके रेलवे एग्जाम में नहीं बने हैं, मगर जरूर से बन सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? घुमा फिरा के यही बोलना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस पेपर प्रैक्टिस करते हो तो साथ ही साथ आप एसएससी के भी रिसेंट एग्जाम के पेपर का प्रैक्टिस करो, ताकि आपको पता चलेगा कि लेटेस्ट पैटर्न में क्वेश्चन कैसे बनते हैं, समझे। फिलहाल क्वेश्चन क्यों आते हैं, तो ये आपको दे रखा है। अब आप जानते हो सिंपली अगर मैं एक्स से भाग कर दूं तीनों में तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो गया, 6 हो गया। देखो क्वेश्चन अब कितना प्यारा सा बन के आ गया, यानी यही चीज आपको घुमा फिरा के यहाँ पर दे रखा था और वैल्यू आपको इतना का पूछा था। अब बताओ ये क्या है, डिवाइड में, ध्यान दीजिएगा डिवाइड में। अगर मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लूँ, आप जानते हो एक्स क्यूब कॉमन ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में फिर से मैं एक्स क्यूब कॉमन ले लेता हूँ तो नीचे में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 1/x हो जाएगा। बोलो क्लियर है, एक्स क्यूब कट गया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सॉरी ये एक्स क्यूब मैंने छोड़ रखा था क्योंकि एक्स क्यूब मैंने कॉमन लिया था तो 1/x क्यूब हो जाएगा। अब आप देख सकते हो, अब देखो सिंपली आप देखो आपको वैल्यू किसका निकालना है, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट आप फॉर्मूला जानते हो, आप क्या कर सकते हो, फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, n का क्यूब, अब प्लस है तो -3n हो जाएगा, यानी 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, 216, 216 में 18 जाएगा तो कितना हो जाएगा 198, यानी ये हो गया 198 ऊपर में। अब नीचे ध्यान से देखो, x माइनस 4 प्लस 1/x है, चूंकि आपको पता है x प्लस 1/x का वैल्यू तो 6 आपको पता है ना, ये अगर मैं इसको अरेंज करूं तो x प्लस 1/x का वैल्यू तो आपको पता है 6 होगा, और 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, यानी इसी को केवल आपको सॉल्व करना था, यानी क्या हो जाएगा 99। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। क्लियर, कुछ कोई एकदम लेवल नहीं है सब क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई कर लो। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द एचसीएफ ऑफ 2/3, 3/4 एंड एलसीएम ऑफ 5/6 एंड 7/8। यानी व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द एचसीएफ ऑफ 2:3 एंड 3:4 एंड एलसीएम ऑफ 5:6 एंड 7:8। देखो क्वेश्चन में घुमाया क्या गया है, आपसे पूछा व्हाट इज द एलसीएम, ठीक है, एलसीएम पूछ रहा है किसका किसका, एचसीएफ ऑफ इसका, यानी इसका महत्तम संप्रवर्तक और इसका एलसीएम का, इन दोनों का जो भी रिजल्टेंट आएगा उसका एलसीएम आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। अब आप जानते हो फ्रैक्शन में एचसीएफ निकालना, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट से कर रहा हूँ। एचसीएफ क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका एचसीएफ और डिनोमिनेटर में एलसीएम, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा 1 और 4 3 12 हो जाएगा इसका एचसीएफ। एलसीएम की बात करें तो इसका उसी तरीका से ऊपर में एलसीएम यानी 7 5 35 हो जाएगा और नीचे आपका 2 हो जाएगा, यानी ये 2 नंबर निकल के आ गया। अब इसी दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, यानी ऊपर में क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। खत्म कीजिए, कितना सुंदर से क्वेश्चन घुमा दिया था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। 270 मीटर ऊंचाई और 2 मीटर त्रिज्या के एक बेलनकार कुएं को 10 समान बेलनकार बाल्टियों से भरा जाता है। बाल्टी की ऊंचाई 3 मीटर है, तब बाल्टी का त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है कोई भी चीज़ को कास्टिंग करो या फिर कुछ भी करो, वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं होता है, बस वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगेगा। 270 मीटर ऊंचाई और 2 मीटर त्रिज्या के एक बेलनकार कुएं को 10 समान बेलनकार बाल्टियों से भरा जाता है। मतलब समझे, यहाँ पर दोनों जगह वॉल्यूम मेरा सेम रहेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा एक बेलनकार का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच होता है। ध्यान दीजिएगा पाई r स्क्वायर एच, तो पाई को तो पाई लिखेंगे,
आर स्क्वायर यानी 2 मीटर का त्रिज्या है, आर का स्क्वायर मतलब 2 2 4 हो जाएगा, एच मतलब 270 हो जाएगा, इक्वल टू, अब इसी को 10 समान बेलनकार बाल्टियों से भरा जाता है, यानी टोटल आपके 10 तो आइडेंटिकल आपके बाल्टियां होंगी जिसका वॉल्यूम सेम रहेगा सभी का, तो पाई का उसका भी वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, तो पाई का पाई करेंगे आर स्क्वायर, बाल्टी की ऊंचाई 3 मीटर दे रखा है, त्रिज्या ज्ञात करना था यानी आर स्क्वायर ही फाइंड करना था, और एच आपको दे रखा है कितना 3 मीटर, सॉल्व करो, यही तो सॉल्व करना था, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 10 गुना 3 30 हो जाएगा, 30 से काटोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 9 बार में कट जाएगा, आर स्क्वायर 36 आ गया, यानी आर का वैल्यू क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड। एक क्वेश्चन इसको ट्राई करो, राम श्याम और भरत की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष है, श्याम की वर्तमान आयु के 2 गुना और राम के वर्तमान आयु के 3 गुना का योग 34 वर्ष है, और राम के वर्तमान आयु के भरत के से अनुपात 1 और 2 है, तो राम श्याम और भरत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर हो गया, यहाँ पर पूछना चाह रहा है राम श्याम और भरत की वर्तमान आयु का अनुपात आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पर भी देखो आप इसको इजीली बना सकते हो बेसिक से, मगर मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो जब आपके पास ऑप्शन है तो आप चीज़ों को समझ भी तो सकते हो ना। आपको ऑलरेडी बोल रखा है राम श्याम भरत, इन तीनों का वर्तमान आयु का योग दे रखा है 26, और आपसे इन्हीं तीनों का रेशियो पूछ रहा है प्रेजेंट एज का। तो आप देखो अगर पहला ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो 4 7 और 8 के अनुपात में है, आप जानते हो अगर तीनों का अनुपात 4 और 7 और 8 में होगा तो कितना हो जाएगा 8 7 15 15 4 19, क्या 19 रेशियो 26 के बराबर कितने कितने टाइम्स आपका है, तो आप देखोगे पॉइंट में आ जाएगा, यानी 1 पॉइंट समथिंग कुछ टाइम्स इसके बराबर है। यानी आप मुझे बताओ एज का कभी भी आपका जो भी एज होता है वो कभी भी क्या पॉइंट में आता है क्या, नहीं आता है, हो सकता है कभी कभी किसी रेयर क्वेश्चन में 0.5 में आ जाता है, यानी 3.5 साल 4.5 साल, इतना तो कभी भी नहीं आता आपका, बात समझ रहे हो, तो बस ये ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता। उसी तरीके से ऑप्शन 2 को भी ट्राई कर सकते हो, 5 4 9 9 2 11, क्या 11 रेशियो 26 के कितने टाइम्स दिख रहा है, 2 पॉइंट समथिंग टाइम्स दिख रहा है, यानी ये भी कभी नहीं हो सकता। उसी तरीके से 4 2 6 1 7, 7 आपका 26 के बराबर यानी 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, यानी ये भी नहीं हो सकता। अगर ऑप्शन नंबर डी देखोगे तो 4 3 7 और 7 6 13, यानी 13 रेशियो 26 के बराबर हो सकता है, यानी एक रेशियो का वैल्यू 2 हो सकता है, यानी सिंपली ये आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, तो आप ऐसे भी डील कर सकते हो क्वेश्चन को, बाद बाकी क्वेश्चन जो है आप फिर इसको बना सकते हो नॉर्मली, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया था, अब आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करना। ये क्वेश्चन जो पेड बुक में था, ये क्वेश्चन मुश्किल से 6 से 7% लोगों ने केवल अटेम्प्ट किया था, ठीक है, तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो। क्वेश्चन में मुझे नहीं समझ आया कि क्या था जो केवल बहुत कम अटेम्प्ट था इस क्वेश्चन का। यहाँ पर देखो बेसिकली क्वेश्चन में क्या बोला गया था, आप लोग इसको ट्राई कर लो। बोला गया था कि एक कंपनी में पुरुष और महिलाओं की कुल संख्या 270 है, महिलाओं की संख्या की तुलना में पुरुष की संख्या 25% अधिक है, महिलाओं का औसत आय पुरुष के आय से 25% अधिक है, यदि सभी कर्मचारियों की औसत आय 44,444 4 सही 9,000 है तो पुरुषों की औसत आय आपसे पूछा था। अब यहाँ पर देखो काफी लोग यहीं पर केवल कंफ्यूज हो गए होंगे कि उन लोगों को औसत आय किस तरीके से दे रखा है, यानी 44,444 4 सही 9 किस तरीके से दे रखा है, यहीं पर कंफ्यूज हो गए। तो चलो मैं इसको बनाता हूँ, तो यहाँ पर मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो सिंपली आप जानते हो क्वेश्चन में पहले से दे रखा मेल और फीमेल टोटल 270 लोग हैं, जिसमें से बोला है महिलाओं की संख्या की तुलना में पुरुष की संख्या 25% अधिक है। 25% अधिक मतलब आप समझते हो 1/4, यानी अगर फीमेल 4 है तो उसमें से एक ज़्यादा मेल होंगे, यानी 5 होंगे मेल। तो यहाँ से आपको ये चीज़ समझ आ गया, यानी मेल फीमेल में अगर फीमेल 4 है तो मेल आपका 5 होगा, और इसी का अनुपात आपको टोटल दे रखा 270, यानी इसी अनुपात में होंगे, यानी 5 4 9 9 मतलब 270, यानी गुना 30 के बराबर, यानी आप कह सकते हो टोटल मेल कितने होंगे 150 लोग और फीमेल होंगे 120 लोग। यहाँ तक सभी लोग क्लियर है, यानी मेल 150 है और फीमेल 120 है। अब मैं इस चीज़ को हटाता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ केवल मेल और ये फीमेल, समझना मेरी बात को, ये मेल आपके 150 हो गए और फीमेल आपके 120 हो गए। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि महिलाओं का औसत आय पुरुष के आय से 25% अधिक है। अब यहाँ पर आपको पता है फिर से, अब जो फीमेल का एवरेज इनकम है वो पुरुष के एवरेज इनकम से 25% ज़्यादा है, इसका मतलब आप समझ सकते हो अगर ये 4x होगा तो ये क्या हो जाएगा 5x होगा। ये औसत है, याद रखिएगा औसत है। अब आप जानते हो अगर ये औसत है और टोटल इतने 150 लोग हैं तो टोटल कितना हो जाएगा उन लोगों का इनकम, 150 गुना 4
यानी मैं लिख सकता हूँ 600x हो जाएगा और 120 गुना 5 यानी 600x हो जाएगा। ये पूरा फीमेल का सम आ जाएगा इनकम का, और ये पूरे मेल का सम आ जाएगा, ठीक है, इनकम का। अब आपको पूछा क्या गया था क्वेश्चन में, पुरुष का औसत आय, यानी 4x का वैल्यू केवल आपसे पूछा गया था, 4x का टोटल वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पर अब समझना, आपको सभी लोगों का टोटल आपको औसत भी दे रखा था 44,444, 4 सही 9। अब आप जानते हो कि नहीं जानते हो मुझे नहीं पता, 1/9 मतलब होता क्या है, 0.111 होता है, 4/9 क्या होगा, 0.444 होगा। यानी ये सिंपली आपको इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन को इस तरीके से देने के जगह 4 सही 9 लिख दिया, यानी 44,444.4444 होने का था, समझे। यानी 44,444 अगर आप इसको फ्रैक्शन में लेके आओगे तो ये क्या हो जाएगा, 4,00,000/9 हो जाएगा, यानी 50/9 हो जाएगा। यानी ये हो गया सभी का औसत 4,00,000/9। अब टोटल आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको टोटल लोगों की संख्या भी पता है 270 होगा, तो 270 से जब आप गुना कर दोगे तो आप ही मुझे बताओ, यानी टोटल का कितना निकल जाएगा सम, यानी 30 हो जाएगा। यानी 4,00,000 गुना 30 कितना हो जाएगा, 4,00,000 गुना 30 कितना हो जाएगा मेरा, हो जाएगा कितना, 1,20,00,000। ध्यान दीजिएगा, 1,20,00,000 सभी का इनकम का योग आ गया, यानी पूरा सम आ गया। अब यही चीज मैं समझाना चाह रहा था, यानी आपको पता चल गया। मैं इसको हटाता हूँ, 1,20,00,000 याद रखिएगा, ये हो गया मेल, ये हो गया फीमेल, और आपको पता है इसका इनकम था 4x, इसका था 5x, और आपका टोटल कितना आया था 1,20,00,000, यानी 1,20,00,000 में 5 जीरो चिपका देते हैं, 3 4 5, ठीक है। अब यही ये कितना था, 600x था सम, और यहाँ पर भी 600x था, भूलिएगा मत। तो 600 यानी टोटल इन लोगों को कितना हो जाएगा, 1,200 हो जाएगा, यानी 1,200x के बराबर होगा 1,20,00,000। तो 2 जीरो यहाँ से काटोगे, 2 जीरो यहाँ से काटोगे, 12 से काटोगे तो ये कितने बार में कट जाएगा, 10,000 आ जाएगा। समझे मेरी बात को, यानी ये आ गया 10,000 x का वैल्यू। आपसे पूछा था 4x का वैल्यू, यानी 4 गुना 10 40,000, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। बस यही चीज करना था और समझना था। क्लियर। चलिए, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको भी जल्दी से ट्राई कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर क्या बोला गया था, यदि x + y 90 डिग्री है, आपसे इसका मान पूछा था। तो इस क्वेश्चन को भी आप वैसे ही ट्राई कर सकते हो, यहाँ पर x या y किसी को भी किसी में भी आप चेंज कर सकते हो, मगर ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, यहाँ x है, तो केवल x को y में चेंज कर लो, वरना अगर y वाले को x में चेंज करोगे तो यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा और यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन इतना क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्ट x को ही y में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 माइनस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 1 का 1 हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 90 माइनस वाई हो जाएगा। आप जानते हो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो यहाँ पर बस थीटा का जगह पे y है, यानी एंगल हो जाएगा, यानी कॉट y हो जाएगा। उसी तरीके से नीचे आपका एज इट इज उतर जाएगा tan y, और ये आपका वैसे ही रह जाएगा ये भी, तो साइन स्क्वायर वाई। अब आप जानते हो 1 प्लस कॉट वाई बाई टेन वाई, तो कॉट वाई बाई टेन वाई, कॉट वाई क्या होता है, कॉस बाई साइन, और इस टेन क्या होता है, साइन बाई कॉस, यानी घुमा फिरा के क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर वाई हो जाएगा। यानी ये हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ, आप जानते हो कि नहीं जानते हो, 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्या होता है, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। थीटा का जगह पे वाई है, ध्यान दीजिएगा, मैं थीटा बोल रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर थीटा क्या है, केवल एंगल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वैसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो गया सिंपली कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई। अब आप मुझे बताओ, आप जानते हो कॉसेक स्क्वायर वाई इंटू साइन स्क्वायर वाई क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट दोनों का 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई कॉसेक वाई क्या होता है, साइन वाई के बराबर होता है, या फिर इसका रेसिप्रोकल कॉसेक वाई के बराबर होता है। तो बस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर आपसे बोला था x का मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है, समीकरण को भी संतुष्ट करता है। यानी सिंपली क्या आप क्वेश्चन पूछ रहा है, द वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑल्सो सेटिस्फाई द इक्वेशन। यानी आपको इस इक्वेशन से आपको x का जो भी वैल्यू निकालना है, यानी जो भी इस इक्वेशन का जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में से भी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी किसको होल्ड कर रहा है। तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो देख लेंगे, पता चल जाएगा कि कौन सा वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है, फिर ऑप्शन में चेक कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट से x का वैल्यू निकाल रहा हूँ। यहाँ देखो 10x है, यहाँ 8x है, और यहाँ क्या 25x है, तो 10 और 8 कितना हो जाएगा 18, 25 में से 18 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा, यानी यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 7x। उसी तरह 5 चौके 20, यानी ये पॉजिटिव में हो जाएगा।
10 गुना 60 मतलब 10 गुना 6 60 और 8 3 24, 60 में से 24 जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 56 और 20 कितना हो जाएगा, मतलब 36 और 20 56, यानी 56 इक्वल टू 7x, 7 से काटोगे 8, यानी x का वैल्यू आया 8, यानी अगर 8 आप पुट करके देखोगे तो ये इसको होल्ड करेगा। अब आप चेक कर लो, जो भी ऑप्शन में 8 डालने से आपका इक्वेशन होल्ड हो जा रहा है, यानी वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 में अगर आप चेक करोगे x का वैल्यू 8 डाल के, तो देखो LHS और RHS दोनों बराबर हो जाएगा। 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा 3, 5 गुना 3 15। उसी तरीके से 8 में से 3 जाएगा 5, 5 गुना 10 10 और 5 यानी 15, यानी LHS और इक्वल टू RHS हुआ कि नहीं हुआ, यानी इसको भी होल्ड कर रहा है केवल ऑप्शन नंबर 3 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। ये रहा मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर बोला एक छात्र 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से साइकिल द्वारा एक दूरी तय करता है। वह 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली एक बस द्वारा शुरुआती बिंदु पर लौटता है, तो संपूर्ण यात्रा के लिए औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताओ क्या होगा। अब औसत गति पूछा है तो हमको कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सिंपल सा एक डायरेक्ट सा बहुत पॉपुलर फॉर्मूला होता है 2s1 इंटू S2 और S1 प्लस S2। बताओ ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो, बेसिक से करने का कोई जरूरत नहीं है, बेसिक से करोगे तो समय लगेगा, ये सब बहुत पॉपुलर है। 2 डिफरेंट स्पीड आपको दे रखा है तो डायरेक्ट से आप निकाल सकते हो। तो बस यहाँ पर भी मैं पुट कर देता हूँ, क्योंकि साइकिल से गया और बस से आया है, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 42 और 42 प्लस 6 48। अब सॉल्व कर लो, 2 से काटोगे 24 बार में कट जाएगा, और काट सकते हो तो काट दो, 6 से काटोगे 4 बार में कट जाएगा, यानी 42/4। ये चीज़ ऐसे देखो 40/4 हो गया एक जगह और एक हो गया 2/4, तो इतना का तो वैल्यू 10 होता है, 2/4 का मतलब आधा, यानी क्या हो जाएगा आंसर 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के लिए हमेशा की तरह होमवर्क क्वेश्चन। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइए। और जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, काफ़ी लोग सोचते होंगे कि मैं डेली बेसिस पे वीडियो क्यों बनाता हूँ, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ड्यू टू सपोर्ट। ठीक है, सपोर्ट उतना नहीं मिल पाता जिस कारण से मुझे भी मोटिवेट नहीं मिल पाता, जिस कारण से मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। बट फ़र्क उससे नहीं पड़ता, कोई बात नहीं। बट आप लोगों को इतना ही बार बार बोलूँगा, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हैं, तो मैं इतना ही बोलूँगा कि देखो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आप जितना प्रैक्टिस करोगे और अच्छी चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप मैथ में एटलीस्ट 30 में, मैं बार बार बता रहा हूँ, 30 में 28 प्लस आप जरूर स्कोर कर लोगे। मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मगर प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए उस लेवल तक की भी, ठीक है। तो बस आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।